हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत के लिए जहर उगलने वाले फजल अंसारी को बना दिया राजदूत। जी हां दोस्तों, भारत विरोधी पत्रकार का यूनुस सरकार ने बढ़ा दिया कद। बताएंगे कौन सी नई चाल चली है बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने, तो वहीं बताएंगे। इतना ही नहीं, शेख हसीना की वजह से फिर एक बार बांग्लादेश में हुआ बवाल। अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर आ गया है खतरा। स्टूडेंट्स ने बढ़ा दी यूनुस की टेंशन। जी हाँ, लगे हाथ तो आपको बताएंगे। जहां ब्रिक्स समिट में युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन। जी हां, ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन समेत पूरी दुनिया को दे दी बहुत बड़ी नसीहत। जी हां, लगे हाथों बताएंगे कि कैसे लद्दाख में एलएसी पर भारत संग डील करके घर में गिर गई जिनपिंग सरकार, भड़क गए चीनी लोग। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे कनाडा को उसी की भाषा में समझाएगा अपना भारत। फाइव आइज के पास जाने की बहुत बड़ी तैयारी। बताएंगे क्या है भारत का प्लान। तो वहीं दोस्तों, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर हिंदू पक्ष से जुड़ी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताएंगे क्या फैसला दिया है कोर्ट ने, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वालों की आंख बचने वाले नहीं है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर भारत के लिए फिर एक बार जहरीला चाल चल दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत के लिए जहर उगलने वाले फजल अंसारी को बना दिया राजदूत। दरअसल विवादित पत्रकार और एक्टिविस्ट मुशफीकुल फजल अंसारी को बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने विदेश में अपने मिशनों में से एक के लिए राजदूत नियुक्त किया है। फजल अपने कथित भारत विरोधी रुख और अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक दशक लंबा अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। फजल को हसीना सरकार के समय बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। एक दशक के निर्वासन के बाद वो 12 सितंबर को बांग्लादेश लौटे हैं। इसके बाद मौजूदा सरकार ने उनको नियुक्ति के तौर पर यह तोहफा दिया है। बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए अंसारी की नियुक्ति की पुष्टि की है। फजल भारत में तब चर्चा में आए थे जब मार्च में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक प्रेस वार्ता की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दे, इतना ही नहीं, शेख हसीना की वजह से फिर एक बार बांग्लादेश में बवाल। अब आप कहेंगे शेख हसीना तो भारत में है, तो उनकी वजह से कैसे बवाल हो गया। बता दे, अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बात बनाई है। स्टूडेंट्स ने बढ़ा दी है यूनुस की टेंशन। जी हाँ, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी, आप सभी जानते ही हैं, और वो अभी भारत में है, मगर उनकी वजह से एक बार फिर बांग्लादेश उबल गया है। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है या नहीं, इसको लेकर एक टिप्पणी से स्टूडेंट्स इस कदर खफा हुए कि अब राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में आ गई है। स्टूडेंट के गुस्से को देख मोहम्मद यूनुस ने भी माथा पकड़ लिया है। दरअसल बांग्लादेश में सड़क पर फिर से वे ही स्टूडेंट उतरे हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन करके शेख हसीना सरकार को गिरा दिया था और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र संगठन ने मंगलवार को ढाका में प्रदर्शन किया। इन स्टूडेंट ने अब दस्त प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना के इस्तीफे पर टिप्पणी करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग की। पिछले सप्ताह एक बंगला दैनिक को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर जाने से पहले हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, राष्ट्रपति के इसी बयान पर अब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स बवाल काट रहे हैं। शेख हसीना पर टिप्पणी देने की वजह से अब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए अभियान चलाने वाले भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने ढाका में केंद्रीय शहीद मीनार के पास रैली निकाली। ऐसे में यूनुस की टेंशन बढ़ गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, ब्रिक्स समिट से जुड़ी खबर, जहां युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने चीन समेत पूरी दुनिया को दे दी बड़ी नसीहत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल हुए। ब्रिक्स के मंच से उन्होंने चीन, रशिया समेत पूरी दुनिया को नसीहत दे दी है कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। पीएम जब संबोधित कर रहे थे तो उनके अगल बगल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। मोदी जी ने कहा कि आज की बैठक के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम पहली बार एक्सटेंडेड ब्रिक्स फैमिली के रूप में मिल रहे हैं। ब्रिक्स परिवार से जुड़े सभी नए सदस्यों और साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक वर्ष में रशिया की सफल अध्यक्षता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का अभिनंदन करता हूं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर भारत संग डील करके अपने ही घर में घिर गए जिनपिंग सरकार, चीनी यूजर्स ने लगा दी उनकी क्लास। दरअसल चीन और भारत ने बताया है कि वो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त और सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसकी भारत के साथ साथ चीन में भी चर्चा है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर एक यूजर ने उस पोस्ट पर 46 मिलियन से ज्यादा हिट मिले हैं, जिसमें बीजिंग के नई दिल्ली के साथ सीमा पर समझौते की जानकारी दी गई थी। इस पोस्ट में
सवाल किया गया है कि इस डील में चीन को क्या मिला। चीनी सोशल मीडिया में भारत विरोधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर यह समझौता किया है। इसके बावजूद यूजर्स पूछ रहे हैं कि भारत की मांग मानकर आखिर चीनी सरकार ने डील से क्या हासिल किया। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने हमेशा कहा है कि सीमा मुद्दा अनसुलझा रहा तो द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब नई दिल्ली को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को रोकने के लिए सीमा मुद्दे का इस्तेमाल बहाने के रूप में नहीं करना चाहिए। ये कहना है फूडन विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के उप निदेशक लीन मिनवांग का। उन्होंने कहा यह चीन भारत संबंधों के भविष्य के विकास के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत और चाइना के बीच इस समझौते को देखते हुए विपक्ष भी अपनी टांग अड़ाने लगा है। दोस्तों भारत चीन के एलएसी पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निशाना साधा है, कह दिया है कि अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने समझौते पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से भारत चीन के इस समझौते पर बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार की इस घोषणा को लेकर कई सवाल बने हुए हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर चीन के साथ समझौता हो गया है। विदेश सचिव ने कहा है कि इस समझौते से सैनिकों की वापसी हो रही है और अंततः 2020 में इन क्षेत्रों में पैदा हुए गतिरोध का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हम आशा करते हैं कि दशकों में भारत की विदेश नीति को लगे इस झटके का सम्मानजनक ढंग से हल निकाला जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सैनिकों की वापसी से पहले जैसी स्थिति बहाल होगी जैसी मार्च 2020 से पहले थी। यह दुखद गाथा पूरी तरह से चीन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नासमझी और भोलेपन का नतीजा है। दोस्तों ऐसे में इस समझौते पर कांग्रेस अपनी बात रखती नजर आ रही है और पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें ब्रिक्स समिट में मुस्कुराते दिखाई दिए हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री मोदी भी थम्स अप दिखाते नजर आए हैं। जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत से पहले की यह तस्वीर निकलकर सामने आई है जो बहुत कुछ कहती है। बता दें पहले पूर्वी लद्दाख में तनातनी कम होने के संकेत और आज भारत और चीन के नेता मिलने वाले हैं। जगह है रशिया का कजान शहर जहां पर ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले खबर में बताया। दोस्तों इस दौरान एक फ्रेम में तीनों नेता कुछ अलग अलग अंदाज में दिखाई दिए। इस इनफॉर्मल डिनर में पुतिन जिनपिंग से कुछ कहते दिखाई देते हैं और चीनी राष्ट्रपति मुस्कुरा देते हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी थम्स अप का इशारा करते हुए मुस्कुराते दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे चीन को भी समझ में आ गया है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में वो भारत को नाराज करके आगे बढ़ नहीं सकता है। मोदी और जिनपिंग के बीच में पुतिन खड़े हैं। डिप्लोमेसी में इसका भी बहुत बड़ा मैसेज है। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन का दोस्त पाकिस्तान भी और पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। आखिर रशिया शहबाज शरीफ को इतना भाव क्यों नहीं देता, चाहे वो किसी ग्रुप में ही शामिल क्यों ना हो। उस लेवल की इज्जत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री या फिर पाकिस्तान के किसी भी नागरिक तक को नहीं मिलती है जो भारत के नागरिक। और प्रधानमंत्री मोदी जी की तो बात ही अलग है। ऐसे में जिनपिंग चाहे कितना भी भारत को ऊपर से डरा ले, लेकिन अंदर से उसको पता है कि भारत से पंगा लेना उसको बहुत भारी पड़ सकता है और आने वाले समय में भारत से दोस्ती बनाकर रहने में ही चाइना का फायदा। और ये बात जितनी जल्दी जिनपिंग समझ जाए उतना बेहतर है उनके लिए। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्या जिनपिंग के होश ठिकाने आएंगे या नहीं? साथ ही साथ बता दें मोदी और जिनपिंग का जैसा ही साथ मिला व्लादिमीर पुतिन को, तो ब्रिक्स में आत्मविश्वास से और भी ज्यादा लवरेज दिखाई दिए पुतिन। अमेरिका नाटो को दिखाने लगे ठेंगा। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन को भी पता है कि उनके साथ में दो सबसे बड़े और पावरफुल देश खड़ा है, एक तो चाइना और दूसरा भारत, और खुद रशिया भी पावरफुल देश है। ऐसे में अब पुतिन को पता है कि पश्चिम देशों को अपने इशारे पर नचाने वाला भारत हमारे साथ ही खड़ा है, तो फिर हमें किस बात का गम। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन पर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। उनके देश पर यानी रशिया पर कितने सारे सैंक्शन लगा दिए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं पश्चिमी देशों के द्वारा, ताकि रशिया को कमजोर से कमजोर और खोखला से खोखला कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन को देखकर लगता नहीं कि उनको प्रतिबंध से कोई भी असर पड़ा है। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो ये दिखाती है कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। और यही वजह है कि चाइना और भारत के जाने के बाद उन्होंने अमेरिका और नाटो गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन की क्या आप सराहना करते हैं दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर सामने लाइक का बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां कनाडा को उसी की भाषा में समझाएगा अपना भारत। फाइव आइज के पास जाने की बहुत बड़ी तैयारी। बता दें कनाडा और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच खबर यह है कि भारत भी फाइव आइज का रुख कर सकता है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि खालिस्तानियों की जानकारी के मामले में कनाडा से सहयोग न मिलने का मुद्दा 5 देशों के समूहों के सामने उठाया जा सकता है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से कनाडा में बसे खालिस्तानी तत्वों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन खबर है कि इसको लेकर कनाडा खास सहयोगी बातचीत नहीं हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार अब कनाडा में बसे वांटेड चरमपंथियों की सूची फाइव आइज देशों के साथ साझा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कनाडा के अलावा इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। जी हाँ, कहा जा
जा रहा है कि कनाडा में बसे चरमपंथियों की सूची समूह को देकर भारत अब कनाडा पर दबाव बनाने की कोशिश में है। साथ ही सूत्रों ने बताया कि इसका मकसद कनाडा का असहयोगी रवैया भी उजागर करने का है। सूत्रों के हवाले से अखबार ने फाइव आइज को लेकर यह जानकारी दी है। तो वहीं आपको बता दें, ट्रूडो फिर एक बार हुए बेनकाब। जिस खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, उसके हत्यारे तो सजा भुगतने से दूर हैं। जी हां, ब्रिटिश कोलंबिया के न्यू वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में एयर इंडिया कनिष्क विस्फोट के आरोपी मलिक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। टैनर फॉक्स और जोस लोपेज ने रिपु दमन सिंह मालिक की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। अब इनकी सजा तय होनी बाकी है। वहीं ट्रूडो चिल्ला चिल्लाकर मलिक की हत्या का आरोप लगा रहे थे। कनाडा के प्रधानमंत्री का खालिस्तान प्रेम फिर से सामने आया है। यह मामला 1985 में एयर इंडिया कनिष्क फ्लाइट संख्या 182 के बम विस्फोट से जुड़ा है। दरअसल रिपु दमन सिंह मलिक इस फ्लाइट में बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी था। कनाडा के एक कोर्ट ने मलिक और उसके सह आरोपी अजायब सिंह बागरी को 2005 में बरी कर दिया था। अब 14 जुलाई को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में मलिक की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कनाडाई पीएम ने बिना किसी सबूत के इस हत्या का आरोप भारत के माथे पर मढ़ दिया है, लेकिन मंगलवार को उनका आरोप सफेद झूठ निकला। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, चीन को गधा बेचने की तैयारी हुई पूरी। हर साल 2,16,000 गधों को मारकर कमाएगा कंगाल पाकिस्तान। बूचड़ खाने लगाने की भी तैयारी। जी हां, पाकिस्तान इस साल के अंत तक चीन को बड़े पैमाने पर गधे की खाल और मांस के निर्यात की योजना बना रहा है। चीन में लगातार इन उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रिसर्च मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसके बारे में बताया है। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ एक इंटरव्यू में डॉक्टर इकरम ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन के साथ समझौता 2,16,000 गधों की खाल और मांस की वार्षिक आपूर्ति के लिए है। हालांकि चीनी कंपनियां कराची बंदरगाह में बूचड़ खाने स्थापित करने में रुचि दिखा रही है। वहीं बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर खबर, हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जी हां, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस फैसले के साथ ही कोर्ट में हिंदू पक्ष की 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने इसी साल 11 जनवरी के अपने फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जी हां, बता दें, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिकॉल अर्जी दाखिल की थी। रिकॉल अर्जी पर अदालत द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी। अब एक बार फिर से कोर्ट ने बुधवार को अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। आपको बता दें, क्या थी मुस्लिम पक्ष की मांग। दरअसल अदालत ने इसी साल 11 जनवरी को दिए गए अपने फैसले को एक बार फिर से सही ठहराया है। दरअसल इस याचिका में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं में असमानताएं हैं, इसी वजह से अलग अलग सुनवाई की मांग की जा रही है, इसलिए इन याचिकाओं को एक साथ नहीं सुना जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि पोषणीयता तय होने से पहले मुकदमा को आपस में क्लब नहीं किया जा सकता है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ऐसे में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बहरहाल क्या कोर्ट के इस फैसले से आप खुश हैं? दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।